नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। आज से 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र शुरू हो चुका है। लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों ने शपथ लेनी शुरू कर दी है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद के तौर पर शपथ ली और प्रोटेम स्पीकर ने पीएम मोदी को शपथ दिलाई। इसके बाद सभी कैबिनेट मंत्री समेत 280 सांसद अब शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्रियों ने पीएम मोदी के बाद शपथ ले ली है और इसके बाद अब और भी नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर सभी को शपथ दिलाएंगे। हिमाचल प्रदेश के भी 4 सांसद शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। और यहां बताते चले 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा, जिसके बाद 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संयुक्त संबोधन होगा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों को संयुक्त तौर पर संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए बुलेटिन में रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। बड़ी खबर, 16वें वित्त आयोग का 3 दिवसीय हिमाचल दौरा। आज दौरे के दूसरे दिन प्रदेश सरकार के साथ बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बैठक में मुख्य तौर पर शामिल होंगे। वित्त आयोग के समक्ष हिमाचल का पक्ष रखेंगे। आयोग के समक्ष मेमोरेंडम पर एक प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी। 2 से 3 घंटों तक कमीशन के साथ बैठक चली। लगातार बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी है और ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त बता रहे हैं। हिमाचल में 16वें वित्त आयोग की टीम पहुंच चुकी है। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ विकास शर्मा संवाददाता सीधा लाइव जुड़ गए हैं। विकास, 16वें वित्त आयोग की बैठकें लगातार आज चल रही है। 3 दिवसीय दौरे पर ये आए हैं और आज इस दौरे का दूसरा दिन है और प्रेजेंटेशन भी पेश की जाएगी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा। फिलहाल इन बैठकों को लेकर क्या अपडेट? देखिए, बैठकें जो है वो जारी हैं और सुबह 10 बजे से ही बैठकों का दौर जारी है। मैं इस समय जो राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ है, होटल पीटरहॉफ, वहीं पे मैं उसके प्रांगण में यहाँ पर मौजूद हूँ और लगातार बैठकें जो है वो यहाँ पर चल रही हैं। मैराथन बैठकें चल रही हैं जिसमें शहरी निकाय जो हैं वो हैं और पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठकें हो रही हैं। यही नहीं, राजनीतिक दलों के साथ भी अलग अलग बैठकें जो हैं वो जो 16वां वित्त आयोग है उनकी जो ये कमीशन है उसकी यहाँ पर इस आयोग की बैठकें होंगी, जिसमें साफ तौर पर यह देखा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक हालत है वो किस तरह की बनी हुई है। क्योंकि आर्थिक संकट के दौर से लगातार ये हिमाचल प्रदेश जैसा जो पहाड़ी राज्य है वो लगातार गुजर रहा है। तो ऐसे में क्या इसकी सेहत पर अब आगे असर जो है वो पड़ता है? क्योंकि जो अब की सिफारिशें होंगी, जो ये 16वां वित्त आयोग है जो ये सिफारिशें लेकर जो है जो इनको सिफारिशें मिलेंगी, इसे किस तरह से लागू किया जा रहा है 2026 में, इसको लेकर तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यही नहीं बल्कि जो पिछला वर्ष था उसके अंदर क्या नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अलग अलग विभागों की प्रेजेंटेशन के जरिए जो है वो आज की बैठक में बताया गया और मुख्यमंत्री समेत जो कैबिनेट मंत्री हैं अपने अपने विभागों का जो खाका उन्होंने पहले से बनाकर रखा था वो आज आयोग के समक्ष रखा गया और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया गया कि हिमाचल प्रदेश में आखिरकार स्थिति क्या है। हालात कुछ इस तरह के हैं, जो डेफिसिट ग्रांट है वो किस तरह से जो है वो उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो ग्रांट जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिले, इसके लिए जो है वो काम किया जा रहा है। और राज्य सरकार इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज कमीशन को बताया गया और कमीशन जो है इस पे अपनी विस्तृत रिपोर्ट बनाएगी और 26 अक्टूबर तक जो है ये रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि हिमाचल प्रदेश उस राज्य को चुना गया। अब आज के बाद जो है ये दौरा 28 के 28 राज्यों में जो है ये होना है। लिहाजा हिमाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई है और 16वां वित्त आयोग जो है पूरे टीम के साथ हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। आज शिमला में है, शिमला से आज ही कूच कर जाएंगे। कुछ लोग जो है वो सोलन के लिए जाएंगे जहां पर कृषि जो विश्वविद्यालय है वहां पर जाएंगे, वहां का दौरा करेंगे और वहां के संसाधन किस तरह से हैं, संस्थान किस तरह से है और क्या हिमाचल प्रदेश कृषि के फील्ड में जो है वो यहाँ पर कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। एक खाका जो है वहाँ पर बनाया जाएगा और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी और ये जो रिपोर्ट्स बनेगी, क्योंकि दूसरी टीम जो है जो चेयरमैन है उनकी अध्यक्षता में जो दूसरी टीम है वो धर्मशाला के दौरे पर रहेगी और वहाँ पे भी अलग अलग मैराथन बैठकें जो हैं वो इस आयोग की होंगी। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश जिस तरह से आर्थिक संसाधन जो है वो बढ़ाने को लेकर लगातार बात की जा रही है, ये बात
बात की जा रही है कि क्या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को आगे आर्थिक संसाधन जो है वो किस तरह से ज्यादा मिल सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है, जो जानकार है वो ये मान रहे हैं 7 से 8 हजार करोड़ रुपए की एक ऐसी ग्रांट की जो डेफिसिट ग्रांट है उसकी आवश्यकता अब आने वाले वित्तीय वर्ष में जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिलनी चाहिए, जिसको लेकर ये तमाम कसरत जो है वो की जा रही है। और राज्य सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। हालांकि पिछले साल जिस तरह से आपदा आई थी, उस आपदा के दौरान में भी हिमाचल प्रदेश को कितना नुकसान यहाँ पर हुआ था और क्या उसकी भरपाई अब ये वित्त आयोग की सिफारिशें जो है वो यहाँ पर जा सकती हैं, उसके अंदर जा सकती है, क्या उसके अंदर आने वाले समय में और कोई बढ़ोतरी की जा सकती है, इसको लेकर हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक बिल्कुल साफ नहीं किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी चीजें ऐसी थी जिनके सवाल जब यहाँ पर पूछे गए तो चेयरमैन जो है उन्हें टाल दिया और ये भी बताया गया है उनकी तरफ से कि जो पिछला जो वित्तीय वर्ष था उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी कमियां थी, बहुत सी ऐसी खामियां थी जो समझाने के लिए राज्य सरकार जो है उनके नुमाइंदे फेल साबित हुए हैं। ये चीजें जो है वो लगातार सामने आ रही है। हालांकि अभी संशय बरकरार है। ये भी कहा गया कि जो 15वां वित्त आयोग था या 14वां वित्त आयोग था, यानी कि जो भी वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश हर साल जो आता है उसके अलग मापदंड होते हैं, उसके काम करने का तरीका अलग होता है। तो क्या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को अब फायदा जो है वो यहाँ पर हो सकता है? क्या जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है क्या उसके अंदर बढ़ोतरी हो सकती है? ये अभी देखना होगा, क्योंकि सिफारिशें लागू होंगी, उसके बाद एक रिपोर्ट बनकर जो है भारत सरकार को भेजी जाएगी और फिर जो पैसे का आवागमन होगा वो यहाँ पर किया जा सकता है। फिलहाल अभी जो डेफिसिट ग्रांट है उसको ही बढ़ाए जाने को लेकर बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग विभागों ने अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए ये बताया कि क्यों राज्य में आर्थिक संसाधन जो है किस तरह से जुटाए जा रहे हैं, कितना नुकसान यहाँ पर हो रहा है, या डेफिसिट ग्रांट जो है वो कितनी बढ़ाई जानी चाहिए, उसको क्या लेकर फायदा होगा। तो ऐसे में एनपीएस का एक बड़ा अमाउंट जो है, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है वो लगातार ये बात कह रही है कि क्या केंद्र सरकार के पास जो ये पैसा है क्या ये हिमाचल प्रदेश को मिल सकता है। तो इसके लिए राजनीति भी जो है वो खुलकर हुई और ये सिफारिशें जो है ये वित्त आयोग के सामने जो है वो रखी भी गई हैं। अब देखना ही होगा कि क्या वो जल्दी से जल्दी मिल जाए या फिर जो ओपीएस जिस तरह से अभी दिया जा रहा है या बहुत जगह जो है वो दिया गया है, अभी निगमों और बोर्डों में दिया जाना है, तो इसको लेकर किस तरह से आर्थिक संसाधन और जुटाए जा सकते हैं या फिर इसके लिए कितना पैसा जो है वो और चाहिए, कितना पैसा जो है इसके लिए हो रहा है। तो तमाम ये चीजें जो है जिनको देखा जा रहा है और जल्द ही इसके ऊपर आखिरी फैसला लिया जाएगा। फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से पूरी मजबूती के साथ अपने पक्ष जो है वो वित्त आयोग के सामने जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। अब देखना ही होगा कि क्या ये सिफारिशें लागू होती हैं, लागू अगर होती हैं तो उसके लिए मापदंड जो है वो यहाँ पर क्या रहने वाले हैं, इसके ऊपर नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल विकास जी, लिहाजा रखना भी चाहिए पक्ष सरकार को पूरी मजबूती के साथ 16वें वित्त आयोग के सामने, क्योंकि जो जिक्र अभी आपने किया रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का, ये प्रदेश में लगातार घटती जा रही है, ऐसा देखा जा रहा है। तो ऐसे में केंद्र के पास ये प्रस्ताव जाएगा, केंद्र के पास ये मांगे जाएंगी और मजबूती से ये भी दावा इस प्रेजेंटेशन में पेश किया जाएगा कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं यही मेन रीजन है जिसकी वजह से हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देखिए, जिस तरह से चीजें जो है ये चल रही हैं, हम सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि आखिरकार किस तरह से हिमाचल प्रदेश के जो आर्थिक संसाधन है, लगातार जो मौजूदा सरकार है ये कह रही है कि आर्थिक संकट के एक बड़े दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है। और ऐसे में जब पिछले साल की हम बात करें तो इसी मौसम के दौरान बरसात में ही जो है एक बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में देखने के लिए मिली। हालांकि प्रभावित तो सभी जिले उस पर हुए हैं, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो ऐसे जो नुकसान जो हुआ है, चाहे वो हम जल शक्ति विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, या फिर जो दूसरे बिजली विभाग हैं, या फिर और अन्य कई ऐसे विभाग हैं जिनको सीधे तौर पर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर जो है वो नुकसान हुआ था। तो ऐसे में क्या उस नुकसान की भरपाई हो सकती है? लगातार 12,000 करोड़ रुपए की मांग जो है, विशेष पैकेज की मांग जो है वो यहाँ पर की गई, लेकिन इस दौरान वो पैकेज तो नहीं मिला। अपने ही आर्थिक संसाधनों को जुटाकर राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रुपए के आसपास एक बड़ा अमाउंट जो है एक विशेष पैकेज के तौर पर अपने ही प्रदेश में लोगों को दी। तो ऐसे में राजनीति इसके ऊपर भी हुई कि क्या वो सही तरीके से पैसे जो है वो दिए गए, लोगों को तक वो मदद जो करनी चाहिए थी क्या वो मदद पहुंची, इसके ऊपर तो बात खैर अलग है। लेकिन इससे पहले अब जो ये ग्रांट दी जानी है या फिर जिसको बढ़ाए जाने की, डेफिसिट ग्रांट को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है कि अब ये बढ़ाया जा सकता है, तो कितना ये बढ़ता है उसके ऊपर जो है बिल्कुल अभी साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके अलावा जो नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है, मांग इस चीज को लेकर भी है कि वित्त आयोग ये सिफारिशें भी
जो है वो लागू करे और अपने जो रिपोर्ट यहाँ पर बनाई जानी है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है उस रिपोर्ट में रखी जाए। तो ये सिफारिशें जो है वो राज्य सरकार की तरफ से। इसके अलावा भी ऐसे कई मसले हैं जिनको लेकर इस बैठक में जो है लगातार चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री अपने तरीके से, विभाग जो है वो अपने तरीके से प्रेजेंटेशन जो है उनका खाका पहले ही बना लिया गया है। वित्त आयोग का जो है वो यहाँ पर उनके अधिकारियों के साथ जो है वो अलग अलग मंथन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है कि आखिरकार संसाधन किस तरह से जुटाए जाए। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के ऊपर राज्य सरकार अगर काम कर रही है तो कितना रेवेन्यू जो है वो इस समय उनको प्राप्त हुआ है, कितना रेवेन्यू जो है वो उनको मदद की जरूरत है। तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं इन सबको देखा जा रहा है, तमाम पहलुओं को देखा जा रहा है और उसके बाद इसके ऊपर आखिरी फैसला जो है उस रिपोर्ट में सबमिट किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश वो राज्य है जहां से इस वित्त आयोग ने अपना दौरा शुरू किया है। सबसे पहले हिमाचल और उसके बाद पूरे के पूरे 28 राज्य भारत के जो है वो ये कमीशन जो है वो ये कवर करने वाला है, जिसका नाम 16th फाइनेंस कमीशन है। जी जी बिल्कुल विकास जी। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितनी मजबूती से अपने सभी प्रस्ताव और आर्थिक मांगों को सुक्खू सरकार 16वें वित्त आयोग के सामने रखती है और इसके बाद केंद्र से कितनी मदद किस तरीके से प्रदेश सरकार को मिलती है। फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे बुलेटिन में। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदला है। हल्की बारिश के साथ मौसम सुहावना हो गया है। 27 जून को मॉनसून अब हिमाचल प्रदेश में दस्तक देगा। लोगों को अब गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम सुहावना हो चुका है, तो इसकी वजह से पर्यटकों का आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। लगातार पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, मैदानी इलाकों को छोड़कर, और बारिश का दौर भी अब यहां पर शुरू हो गया है। हल्की बारिश के साथ मौसम सुहावना देखने को मिल रहा है और लोगों को अब एक लंबे दौर से जो भीषण गर्मी का दौर चल रहा था उससे अब फिलहाल लोगों को राहत मिल चुकी है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 10 जुलाई को उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य निर्दलीय उम्मीदवार अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इसी को लेकर नालागढ़ कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बाबा हरदीप सिंह भी पहाड़ी हल्के रामशहर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रामशहर में कई पंचायतों का दौरा किया और इस 1 दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने अपना चुनाव प्रचार कर लोगों से वोट की अपील की है। स्पष्ट तौर से कह देना चाहता हूँ, किसी प्रकार का भी मान सम्मान और काम में कोई कमी नहीं आएगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने क्षेत्र की जनता का। हमारा चाहे चंगर क्षेत्र है, चाहे परगना प्लासी है, शहर है और आज ये पहाड़ी क्षेत्र है, हर तरफ से जो है बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है मुझे आने वाले समय में मिलने वाला है। और मुझे विश्वास है लोगों की भावनाएं जो है आज मैं उनका सम्मान करता हूं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल ठाकुर ने खेड़ा पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नुक्कड़ सभाओं में प्रचार प्रसार किया, साथ ही लोगों से अपने पक्ष में वोटिंग की अपील की। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है और ये सरकार हर फ्रंट पर फेल हो गई है। बड़ा अच्छा उत्साह जो है आज खेड़ा पंचायत के लोगों में भी दिखा। वैसे भी बहुत बड़ी पंचायत है ये, हर जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, भाजपा के साथ है, विकास के साथ है। और दोनों जो कैंडिडेट है उसका तुलना करते हैं तो लोग हमारे साथ बहुत ज्यादा आते हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाली 10 तारीख को भारी मतों से नालागढ़ से भाजपा प्रत्याशी विजय होगा। उसमें खेड़ा पंचायत का विशेष योगदान रहने वाला है, ये मैं आज अनुभव कर सकता हूँ। और ये सब जो हमारे मोदी जी की भाजपा की नीतियां है, विकास का एजेंडा उनका है, भाईचारे का एजेंडा उनका जो है, उसकी वजह से है। और प्रदेश में जो यहाँ कांग्रेस की सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार है उससे त्रस्त है लोग, वो हर फ्रंट पे फेल है, झूठी गारंटियों को सहारे आई है।
सोलन में राज्य स्तरीय शूलिनी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। इस मेले में प्रशासन की ओर से किए गए प्रबंधों से सोलनवासी काफी खुश नजर आए, तो वहीं कुछ ने प्रबंधन की कमियां भी निकाली और उन्हें भविष्य में सुधार करने की सलाह दी। इस बार शूलिनी माता की शोभा यात्रा में भीड़ को पुलिस प्रशासन की ओर से काफी नियंत्रित किया गया, जिसकी वजह से चोरी की घटनाएं न के बराबर ही रही। वहीं प्रशासन ने जगह जगह पर स्पीकर लगाकर लोगों को जेब कतरों से सावधान रहने की चेतावनी भी लगातार दी। वहीं शहर में जगह जगह एलईडी लगाकर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण करना लोगों को बेहद पसंद आया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती से कानून व्यवस्था काफी दुरुस्त रही। प्रशासन की व्यवस्था अपनी तरफ से तो ठीक थी और जो था ज़्यादा हौच पौच नहीं है और व्यवस्था ठीक है। पर एक जो कमी लगी हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी है, वो उसके लिए बड़ी समस्या का है। इसके लिए कोई समाधान ढूंढना चाहिए। कल धनीराम शांडिल जी की ओएसडी संजय जी की तबीयत खराब होगी और उनके मृत्यु भी होगी। उनको वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाने में ही बड़ी मुश्किल हो गई और पुलिस की गाड़ी में पहुँचे। अब भगवान का ऐसा ही लिखा हुआ था कि वो नहीं बच पाए, पर ऐसी कोई घटना हो जाए तो हॉस्पिटल को पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल है और कहीं से भी कोई कनेक्टिविटी नहीं रखी हुई। और इसके लिए मैं प्रशासन से कहूँगा कि अगले साल के लिए जैसे भी कोई मेले होते हैं या कुछ होते हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2-3 स्टॉल लगा के डॉक्टर्स अवेलेबल होने चाहिए। पांवटा साहिब में नगर परिषद अब गंदगी फैलाने वालों पर सख्त हो गया है। दरअसल सड़कों पर कचरा फैलाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नगर परिषद ने संवेदनशील इलाकों पर कैमरे लगा दिए गए हैं। जो भी व्यक्ति सड़क पर कचरा फेंकते हुए नजर आएगा, तुरंत नगर परिषद एक्शन शुरू कर देगा। इसके साथ ही 5,000 तक का जुर्माना यहां इसके खिलाफ लगाया जाएगा। देखिए, आपको ये ज्ञान है सभी लोगों को कि हमारे शहर में रोज गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए। तो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि हम अपने घर का जो कूड़े का निष्पादन है उन गाड़ियों में उनको दें। पर हमने देखा है कि कई ऐसे हमारे सज्जन हैं, कई हमारे ऐसे नागरिक हैं जो कि कूड़ा जगह जगह डंप कर रहे हैं और डंप करने के बाद वो जगह जगह उस कूड़े को अपना कूड़े का ढेर लग रहा है, जिससे कि आवारा पशु भी जो है वहाँ पे आ रहे हैं और जिसके कारण कि हमें आवारा पशु की भी प्रॉब्लम है। इसी को देखते हुए हमने ऐसे कुछ हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए थे जिसमें हमने सेंट्रलाइज्ड कैमरास लगाए। अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता हुई, जिसमें गिमनगर सिंह ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। एक्यूरेसी कप में गिमनगर सिंह ने भारत को टीम इवेंट में कांस्य पदक जिताया है। इस प्रतियोगिता में फ्रांस, चीन, कोरिया, मंगोलिया, मलेशिया, वियतनाम सहित कई देशों से पायलट आए। साथ ही 60 महिलाएं और पुरुष पायलटों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। एक्यूरेसी कप में चीन ने पहला, कोरिया और मंगोलिया के पायलट दूसरे स्थान पर रहे। भारत देश के हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू से गए एकमात्र पायलट इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से आजाद प्रत्याशी हरप्रीत सैनी के पक्ष में महिलाओं ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान महिलाओं ने हरप्रीत सैनी के पक्ष में घर घर जाकर लोगों से वोट करने की अपील की। वहीं महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र की जनता पूर्व विधायक से परेशान है, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है और उन्होंने क्षेत्र की जनता को बेचकर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। हम मुडियारपुर में और नानोवाल में सब जगह गए और लोगों से हमने अपनी लोगों की बातें सुनी और हमने भी कही। हरप्रीत सैनी ने बहुत से काम करवाया और हरियाणा ने भी बहुत से काम करवाया। इससे लोग बहुत खुश है और सभी वोट हरप्रीत को देना चाहते हैं। उन्होंने कोई काम नहीं कराया, सभी लोग ऐसे बोल रहे हैं और सभी ऐसे कह रहे हैं कि हम हरप्रीत को ही वोट देंगे। में पिछला जो इलेक्शन हुआ है, हम उनके बारे में, विधायक के बारे में ऐसा कहना चाहते हैं कि कोई काम नहीं करवाया और हमारे जनता से 13,000 वोट लेकर आगे जाकर उन्होंने वोट हमारी बेच दी और कोई काम नहीं करवाया नहीं है।
इससे सभी जनता दुखी होकर दोबारा ये इलेक्शन हो रहा है और इस पर करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है। ये दोबारा इलेक्शन हो रहा है और हरप्रीत को हम सबने चुना है और सब उसको वोट दें। तो इस खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।